Okay, so in the yesterday's class we have studied about parasites. Parasites हमने पढ़ा कि एक ऐसा relationship होता है in which one member is get benefited and other one is always in loss. The host is always in loss and parasite is always in profit, है ना, उसका तो benefit होता है. लेकिन parasite बनना कोई इतना आसान काम नहीं है, because in order to become a parasite one has to make several changes in the body. ठीक है, हमने पढ़ा कि especially those parasites which are found inside the body, endoparasite. एंडोपैरासाइट्स के लिए हमने पढ़ा कि उसको एक्सटर्नल सारे ऑर्गन्स निकालने पड़ेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू इंक्रीज द नंबर द एफिशिएंसी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो दिस वी आर स्टडीड, देन वी आर स्टडीड दैट द पैरासाइट जो होते हैं जनरली होस्ट स्पेसिफिक होता है, दैट इज व्हाटएवर होस्ट दे आर लिविंग इन दैट विल बी स्पेसिफिक. क्योंकि जो भी चेंजेस करे उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वो एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए करे होंगे. नाउ if they are adapted to live in human being, it is not true that they will be able to live in a horse and a donkey and a snake and cat crocodile also. ठीक है, उनकी बॉडी में कुछ अलग तरह का सिस्टम रहता होगा. सपोज दे आर डाइजेस्टिव, बट द ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग तरह के जूसेस निकलते होंगे. हम जानते हैं हर्बीवोर्स के अंदर अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं, कार्निवोर्स में अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं, बिकॉज कार्निवोर जो है दे आर जनरली प्रोटीन डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स या प्रोटीन ईटिंग ऑर्गेनिजम्स, वेयर जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको उनका मेन फूड कार्बोहाइड्रेट्स होता है. तो ऐसे जो पैरासाइट एक पर्टिकुलर ऑर्गन में रह रहा होगा उसमें उसी तरह का सिस्टम होगा. ठीक है, अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रह रहा होगा तो उसको उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होगा. एंड दोज व्हिच आर लिविंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रेन और हार्ट और लिवर और किडनी, तो उसको उस हिसाब से अडेप्टेशन करते होगा. ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ, और हमने ये भी जाना कि अगर पैरासाइट जो होता है वो practically all taxonomic categories में है, right from the viruses of course we don't consider as a living being, for viruses भी parasites हैं. Viruses are all obligate parasites, उनमें तो और कुछ होता ही नहीं है. वो तो तभी अपनी लाइफ मतलब वो रिप्रोडक्शन जो which is the only sign of their life that can perform only when they are in the body of host. उसके अलावा मोनोरेंस है, प्रोटिस्ट है, फंगाई है और प्रोटोजोन्स है एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये सब के सब जो है उनमें हमने एग्जांपल्स पढ़े और मैंने दो तीन एग्जांपल हर एक के बता दिए थे कल के क्लास के अंदर. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आइडियल पैरासाइट ऐसा होना चाहिए जो होस्ट को मरने ना दे. ठीक है, an ideal parasite should be such that it should not allow or we should not let the host to die. वो उसको इतना डैमेज नहीं करेगी होस्ट मर ही जाए, बिकॉज उसको मालूम है कि मेरा खाना पानी तो यहीं से आता है, अगर होस्ट ही मर जाएगा तो मैं कहाँ से सर्वाइव कर पाऊँ. हालांकि इतनी अक्ल नहीं होती है लेकिन बात ऐसे ही. और कारण सिंपल सा है, दैट इज एक पैरासाइट जो है इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर सकता इसकी बॉडी के अंदर. कई सारे पैरासाइट मिल करके जो है हो सकता है किसी ऑर्गन को इतना स्ट्रिक्ट कर दें कि वो मर ही जाए. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे. मुझे पता नहीं आप लोग रिवाइज करते हैं नहीं, मैंने तो करा दिया. इन एवरी मीटिंग एवरी क्लास ऑफ माइंड मैं एक छोटा सा रिवीजन पिछली बार का ले लेता हूँ. So let us study what's next. Okay, so today we are going to study about commensalism. तो commensalism कैसा रिलेशन है? commensalism एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जो है देखिए मतलब नुकसान किसी को नहीं हो रहा है ना, none of them is getting benefited, harmed. एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा है, ऐसा टाइप का रिलेशन आ गया. यहाँ पढ़े थे ये. तो कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना. तो इस तरह का रिलेशन जो है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. और फिर म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे जिसमें दोनों को ही फायदा हो रहा हो. हाँ, commensalism. So this is an interaction in which one species is
वन स्पीशीज बेनिफिटेड, अदर इज आइदर हार्म्ड और नॉट बेनिफिटेड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल के फॉर्म में बता दिया था, जैसे क्या कहते हैं, एक स्नेक किसी पेड़ पे रह रहा है, तो स्नेक को तो फायदा हो गया, उसको तो फूड भी मिल जाएगा वहां पे, उसको तो मतलब उसको चांसेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड विल बी मोर, और क्या नाम से उसको उसको शेल्टर मिल जाएगा वहां पे। लेकिन पेड़ को क्या फायदा मिल रहा है? ऐसा भी नहीं है कि कोई स्नेक जो है पॉलिनेशन कर रहा है या कुछ और टाइप का बेनिफिट दे रहा है। तो इसलिए जो है मतलब ये टाइप के रिलेशन और अदर एग्जांपल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, दिस इज एन इंटरेक्शन इन वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन एन एपिफाइट, ऑर्किड एक प्लांट होता है जो किसी दूसरी प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, है ना, ऑन मैंगो ब्रांच, एंड द barnacle growing on the back of a whale benefit neither, sorry, क्या कहते हैं, उनको तो ये फायदा मिल गया, घूमने फिरने को मिल रहा है, अटैचमेंट मिल रहा है, पर यहाँ तो वेल को या मैंगो को कोई भी फायदा नहीं मिलता, ठीक है। तो वेल एंड मैंगो जो है जिनको दे आर नीदर बेनिफिटेड नॉट हार्म, ठीक है। कैटल एग्रेट देखे होंगे आजकल, बहुत दिख रहे हैं आपको, स्कूल में भी बहुत सारे हैं, वो सफेद रंग के, उनको क्या कहते हैं, वक, है ना, कैटल एग्रेट। तो कैटल एग्रेट जो है वो सफेद कलर के पक्षी, छोटे से, जिनकी थोड़ी सी लंबी से गर्दन होती है, लंबी टांग होती है, ठीक है। तो ये कैटल एग्रेट जो है वो हमेशा यू माइट हैव सीन आइदर सिटिंग ऑन द बफेलो और वॉकिंग नियर द बफेलोज एंड ऑल, ठीक है। अब उनसे क्या है, बफेलो के वॉक करने से जब पानी हिल जाता है, कीचड़ हिल जाता है, तो वो कई सारे वर्म्स, कई सारे इंसेक्ट जो पानी में है वो बाहर आ जाते हैं एंड दे आर बेनिफिटेड, ठीक है। बट वो कैटल को, दैट इज द बफेलोज को और काऊ को या कोई दूसरा जानवर जो है उसको क्या फायदा मिलेगा? तो देखिए, कैटल एग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल आर इन क्लोज एसोसिएशन, अ साइट यू माइट हैव likely to catch if you live in a farmed rural areas। खैर हम ऐसी भी जगह पे नहीं रह रहे हैं, फिर भी हमको दिख जाते हैं, कम से कम हमारे स्कूल के और इस तरफ जो है तो थोड़ा दलदली इलाका है, थोड़ा पानी वानी इकट्ठा हो जाता है, तो वी आर एबल टू सी दिस, ठीक है। इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म। द इग्रेट ऑलवेज फॉरेज, इग्रेट जो होता है वो हमेशा कहाँ खाना खा रहे होते हैं, फॉरेज close to where the cattle are grazing, because the cattle as they move stir up and flush out for the vegetation insects that otherwise might have been difficult for the egret to find and catch, ठीक है। तो आज सुबह व्हेन आई वाज हैविंग ड्यूटी दैट साइड ऑफ द गेट नंबर 2, तो मैंने देखा इतने सारे ग्रेड्स हैं वहाँ पे, इतने सारे वो क्या कहते हैं उनको, वी जनरली कॉल देम इज हाउ डू इट डिड करके बोलते हैं ना, वो कौन सी बर्ड होती है इसका, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो है। और देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स आर देयर इन द ग्राउंड। तो ये इग्रेट्स वहाँ पे इसलिए घूम रहे हैं बिकॉज इंसेक्ट काफी सारे हैं वहाँ पे, ठीक है। पर अब स्कूल में तो कोई कैटल वेटल नहीं है, फिर भी इनको मिल रहा है वहाँ पे खाना, तो खा रहे हैं, अदरवाइज दे आर ऑलवेज फाउंड क्लोज टू द कैटल्स, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ कॉमनसलिज्म इज interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish। अब ये एक बड़ा विचित्र एग्जांपल है, ठीक है। क्लाउनफिश जो होती है वो छोटी सी मछली होती है, उसमें काफी सारे ऐसे विंग फिन्स जो है उसके एकदम सीधे नहीं होते हैं, हाँ ऑरेंज, हाँ ब्लैकिश ऑरेंज, सर फाइंडिंग नीमो की तरह, हाँ बस वैसे। तो वो जो है वो ये जो सी एनिमोन्स होते हैं उनके टेंटिकल्स के आसपास ही चलती है, ठीक है। आप इसके वीडियो देख सकते हैं, अगर आप घर पे जाकर के देखेंगे या जब भी आप फ्री हो तब आप देखें तो आपको दिख जाएंगे, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है इनका। तो यहाँ ये क्या है, मतलब जो जो सी एनिमोन है उनके टेंटिकल्स होते हैं, सी एनिमोन इफ रिमेम्बर दे बिलोंग टू द सिलेंट्रेट्स, दे बिलोंग टू सिलेंट्रेट, और उनके उसमें जो है वो स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं निडोरिया, निडोब्लास्ट, CNIDOBLAST, निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट आपने पढ़ा है क्लास 10th में, 11th में, सिलेंट्रेटा आपने पढ़ा था तब। ये सेल्स ऐसी होती हैं जो जिनमें से मतलब एकदम एक कांटा सा निकलता है और वो पॉइजन इंसर्ट कर देता है जो भी एनिमल इसके आसपास आएगा। छोटा होगा तो वो इसका भोजन बन जाएगा, बड़ा होगा तो वो वहां से भाग जाएगा,
तो ये एक तरह का उनका प्रोटेक्टिव नेचर है। ये क्लाउन फिश जो होती है वो इतने वेल अडेप्टेड होती है कि ये इससे कुल मिला के जस्ट अराउंड सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऊपर चलती रहती है। सो दे राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड वो ऐसा मतलब प्रैक्टिस करा है उन्होंने कि वो उनके पास से निकलती है, दे आर नॉट कमिंग इन कांटेक्ट विद देम, तो उनको निडोब्लास्ट अटैक नहीं कर पा रहे। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा फिश या कोई दूसरा एनिमल इनको खाना चाहेगा, तो जैसे ही इसके पास आएगा तो नेचुरली इट विल गेट टच दिस वन ऑफ द टेंटिकल और फ्यू ऑफ द टेंटिकल्स एंड दे विल गेट स्टिंग। सो वो कभी उनके आसपास आते ही नहीं है एंड दे आर इजीली गेटिंग देयर फूड। तो ये एक तरह का इनका प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। तो द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स which stay away from the stinging tentacle, ठीक है। अब इसमें सी एनिमोन को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। सी एनिमोन को क्या फायदा हुआ कि वो क्या क्लाउन फिश उसके आसपास घूम रही है। क्लाउन फिश को ये फायदा हो गया कि उसका प्रोटेक्शन हो गया। तो सी एनिमोन डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम द होस्टिंग क्लाउन फिश, ठीक है। एक और होता है, अगर आपने हर्मिट क्रैब देखा हो, क्रैब होते हैं जो जो एक्चुअली उसकी बॉडी के ऊपर स्नेल लग जाते हैं कुछ, तो वो उनको फायदा क्या मिल रहा है कि मतलब जहां जहां वो जाएंगे हर्मिट क्रैब उनके साथ साथ में दे गेट टू मूव। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड अवेलेबिलिटी जो है उनको ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बट देयर इज नो अपेरेंट बेनिफिट क्रैब इज गेटिंग फ्रॉम। चलिए ये रिलेशन हो गए, कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स याद कर लीजिए क्योंकि पूछे तो यही जाएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन यू फाउंड बिटवीन दिस सेटअप। ओके, नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एज द नेम इंडिकेट्स, ये म्यूचुअल बेनिफिट दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे टू बॉडीज जो हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी जो है, या स्पीशीज ए स्पीशीज बी जो है, वो दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे होंगे। ये हमने कई सारे एग्जांपल्स इसके पढ़े हैं, जैसे हमने क्लास 11th में माइकोराइजा पढ़ा, माइकोराइजा हमने पढ़ा है ना, कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं, गलत है लेकिन। और क्या पढ़ा आपने, वो पढ़ा राइजोबियम, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया और रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम्स, ठीक है। खुद हमारे इंटेस्टाइन में कई सारे इकोलाई और कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, दे आर स्टेइंग देयर, दे आर गेटिंग देयर फूड एंड एट द सेम टाइम दे आर मेकिंग विटामिन बी एंड विटामिन के फॉर अस, ठीक है। तो ये सब म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल है, वेयर द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज कम टुगेदर एंड बेनिफिट वन अनदर। साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द एल्गी एंड द क्या कहते हैं बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एल्गी जो है वो उसका फाइकोबाइंड पार्ट है जो कि उनको फूड बना करके दे रहा होगा। लाइकेंस हमने पढ़ा, लाइकेंस, है ना। तो वहाँ पे जो है जो जो साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और जो फंगाई होते हैं वो उनको न्यूट्रिशन डिराइव करके दे रहे हैं, मतलब मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रहे हैं। तो ये कई सारे हमने ऐसे एग्जांपल्स पढ़े, तो वो सब यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर दिए हैं, अभी हम आगे पढ़ ले। द इंटरेक्शन कन्फर्स द बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज। Lichen represent an intimate mutualistic relationship between the fungi and photosynthetic algae। या फंगाई जो होती हैं वो क्या है, वो माइकोबाइंट है, वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रही है, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करके दे रही होती है। और जो एल्गी है साइनोबैक्टीरिया, वो साइनोबैक्टीरिया उसका फोटोसिंथेसिस कराएगी। क्या है पहले दिखेगा, खेती करते हैं मच्छरों के पास, हाँ दिख रहा नहीं कितना पानी भरा हुआ पड़ा ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जो है वो साथ रह रहे हैं और वो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। सिमिलरली द माइकोराइजा, माइकोराइजा अपन ने पढ़ा किसका होता है माइकोराइजा, वेयर डू यू फाइंड माइकोराइजा, यहीं पे लिखा होगा Between fungus and roots. कौन सी रूट्स, जिम्नोस्पर्म की, खासतर से ग्लोबस फैमिली की, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स की रूट के अंदर ये मिल रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था कल 11th क्लास का एग्जांपल था, एक ने भी नहीं लिखा। तो पढ़ना तो यही होता है, लिखा है 11th में, तुम 12th में। हाँ तो कोई बात नहीं, अब ध्यान रखो, जिंदगी में कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा ऐसा क्वेश्चन।
तो जिम्नोस्पर्म की रूट्स के अंदर ये मिलते हैं फंगाई। ये फंगाई के होने से उनको क्या फायदा होगा, ये फंगाई जो होती हैं वो वेदरिंग ऑफ द रॉक्स करती हैं और कई सारे मिनरल्स प्लांट्स को अवेलेबल कराती है। एंड एट द सेम टाइम व्हाट बेनिफिट फंगाई इज गेट, दे आर गेटिंग फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग, उनको खाना और रहने की जगह मिल रहा है। तो वो दोनों के लिए एक दूसरे का फायदा हो गया। फंगाई जो होती हैं वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करा रही है ना, पासेस मिनरल्स टू जिम्नोस्पर्म्स, एंड जिम्नोस्पर्म उनको क्या दे रहा है, उनको रहने की जगह दे रहा है, लिविंग एंड ड्वेलिंग। तो ये दोनों का एक इंटरेक्शन हो गया। इस इंटरेक्शन में क्या है, जिन प्लांट्स के अंदर माइक्रोराइजा मिलता है हमने पढ़ा उनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। दोज प्लांट्स इन विच द माइक्रोराइजा इज देयर, क्या ढूंढ रहे हो, जिम्नोस्पर्म उनको रहने की और खाने की जगह, खाना दे रहा है ना। तो जिन प्लांट्स के अंदर माइक्रोराइजा मिलता है उनका ग्रोथ जो होती है वो काफी अच्छी होती है इन कंपेयर टू द plants in which mycorrhizal association is not there. Now fungi help the plant to absorb the essential nutrients from the soil, while the plants in turn provide them the energy yielding carbohydrates. So वो food हो गया. Most spectacular and evolutionary fascinating examples of mutualisms are found in the plant animal relationship. Plant need the help of the animal for pollination, pollinating their flowers and dispersal of seeds. तो ये तो ज्यादातर हम भी करते हैं कई बार। कई सारे सीड जो है, जैसे हम चीकू खाया, तो चीकू खा करके हम उसका बीज थोड़ी खा जाते हैं, तो हम फेंक देते, तो वी आर डिस्पर्सिंग। मैंगो खाया हमने, मैंगो का सीड हमने डिस्पर्स कर दिया। खजूर खाया हमने, डेट्स, उनका सीड हम डिस्पर्स कर देते हैं। अब कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं, जब फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके सीड्स हम खाई जाते हैं, जैसे गुआवा है, हाँ, क्या नाम से, पोमेग्रेनेट है, अनार, हम कौन से एक एक का बीज बाहर निकाले किसके, हाँ चला देता कभी कभार, बट जनरली हम उसको फेंक देते हैं। कई बार हम सुखा के खा लेते हैं उसको, वो अलग बात है, मगज, है ना। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। और पॉलिनेशन तो विदाउट द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स और बर्ड्स और देयर आर सेवरल एनिमल्स, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये सारे भी तो म्यूचुअलिज्म है, ये भी तो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। उनको क्या मिल रहा होगा, इंसेक्ट्स को क्या बेनिफिट मिलता है व्हेन दे विजिट फ्लावर, तो दे गेट नेक्टर। समटाइम्स सम ऑफ द इंसेक्ट आर पोलन ईटिंग, तो उनको पोलन खाने को मिल जाता है, ठीक है। कुछ बर्ड्स होती हैं, उनको नेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा शायद, बट दे मे बी गेटिंग दोज माइक्रो इंसेक्ट्स व्हिच आर लिविंग इन द फ्लावर्स, है ना। और एनिमल्स, उनका भी अलग अलग तरह का इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये एक फैसिनेटिंग एग्जांपल है। द एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू पेड फीस, मतलब एनिमल्स को उसके बदले में फीस मिलनी चाहिए। क्या फीस है उनकी, फॉर सर्विस दैट द प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। प्लांट ऑफर रिवॉर्ड्स or the fees in the form of pollen and nectar for pollination, the juicy and nutritious fruits where the seeds are dispersed, ठीक है। तो अगर डिस्पर्सल ऑफ सीड कर रहा होगा तो फ्रूट्स मिल रहा होगा। हाँ पे इनसे काम मच्छर कुछ नहीं करेगा, देखने में। हाँ नहीं नहीं, मैं तो नहीं करता है। और जो क्या नाम से, जो इंसेक्ट है उनको तो मिल गया, मतलब पॉलन्स खाने को मिल जाएंगे या फ्लावर का नेक्टर। और पॉलन प्लांट्स को जो है उनके सीड या तो डिस्पर्स हो रहे होंगे या उनके पॉलिनेशन हो रहा होगा। तो ये दोनों जो है उनके, अब यहाँ पर आगे लिखा है कि मतलब ये तो बेनिफिट है जब एक दूसरे को फायदा मिला रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ बेईमान भी होते हैं जो जो मतलब अपना भोजन ले लेते हैं, अपना मतलब अपना बेनिफिट तो ले लेते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट डूइंग एनी फॉर देम। तो उसको हमने कहा चीटर्स, ठीक है। तो देखिए चीटर से बचाना भी है, तो यहाँ पे देखिए, बट द म्यूचुअली बेनिफिट सिस्टम शुड आल्सो बी सेफगार्ड अगेंस्ट चीटर्स। फॉर एग्जांपल एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग पॉलिनेशन, ठीक है। नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व को इवोल्यूशन। एक वर्ड है को इवोल्यूशन, मतलब को इवोल्यूशन का मतलब क्या, कि जब एक के अंदर कोई चेंज हो जाता है तो उस पर डिपेंडेंट जो दूसरा और मेंबर होगा उसके अंदर भी उस टाइम उससे रिलेटेड चेंज होना चाहिए। पढ़ा था बट वो तो नुकसानदायक को इवोल्यूशन था। क्या चीज, चीटर पॉलन खा जाते हैं या नेक्टर चूज कर लेते हैं,
अनइंटेंशनली तो क्या, वो तो पॉलिनेशन भी अनइंटेंशनली होता है, तो इस काम के लिए चीटर देखिए हो गया कि मतलब जैसे उनको ये नाम दे दिया कि उनको इंसेक्ट को पता है कि वो कुछ कर रहा है। सो ये कोएवोल्यूशन वर्ड को आप समझ गए ना, अगर एक बॉडी के अंदर कुछ चेंज हुआ है तो उसी के रिस्पेक्ट में उसका जो रिलेशन है उसको भी उसमें चेंज लेकर आना पड़ेगा। तो देखिए कोएवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर pollinator species are tightly linked with one another. इसमें आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट ईयर। ये वाले फूल का मैंने फोटो खींच दी थी, हमारे स्कूल में भी उगता है, अभी तो नहीं है लेकिन थोड़े दिनों बाद। तो यहाँ ये वन ऑफ द टाइटल जस्ट अपीयर जस्ट लाइक बम्बल बी जो होता है, भंवरा जो होता है, इस भंवरे को पता ही नहीं वो फीमेल पार्टनर बैठी है, हमने सूडो पॉपुलेशन करता है, तो सूडो पॉपुलेशन के टर्म में वो उसको हिलाएगा, कुछ पॉलन इसकी बॉडी goes and do the same with the other flower, तो वो वहाँ पे पॉलन ट्रांसफर कर देगा। तो ये एग्जांपल है। अब इसके अंदर दिस कैन ओनली बी पॉसिबल कलर दैट ऑफ द बम्बल बी। कलर में कोई भी चेंज हो जाएगा तो ये बम्बल बी कभी भी ये सोचते हैं कि हाँ मेरी फीमेल, और अगर वो आने की दैट फ्लावर विल नेवर बी, क्यों उसको कैसे और कौन जाएगा, क्यों जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये इसलिए उनको तो ऐसा लग रहा है कि मेरी फीमेल पार्टनर है, कोई दूसरा फ्लावर जाएगा, इसलिए जाते हैं किसी भी के ऊपर, या उनको कोई खास वहां से नेटवर्क मिल रहा हो, वो थोड़ी पता है कि वहां पर कुछ हुआ, वो तो थोड़ा सा टाइम हमारे मतलब क्या है बताओ, अगर वो पॉलिनेशन नहीं दे रहा होगा, पॉलन ग्रेन्स नहीं मतलब नेक्टर नहीं प्रोड्यूस कर रहा होगा, ऐसे पॉलन ग्रेन अवेलेबल नहीं होंगे, तो काय को कोई इंसाइट आएगा बिना बात के। तो वह बिना बात के जाके एक बार अमरूद पे जाए, फिर अनार पे, अंगूर पे, तो क्या फायदा होगा। ओके, तो ये वन ऑन वन रिलेशन आपको समझ आ गया। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी कभी पूछा हुआ आपसे, वन ऑन वन रिलेशन का। मेनी स्पीशीज ऑफ द फिग ट्री, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अंजीर आप लोग खाते होंगे, बहुत मिलती है ऐसे। Yes, sir. हाँ, तो ये ऐसा मतलब जिसके अंदर बारी बारी से सीड होता है, जो फ्रूट है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर जो होता है अंजीर का, वो रिसेप्टर होता है, वो बड़ा थिक हो जाता है, इस जगह में पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इंसेक्ट जो है वो कोई मतलब जो एक जो पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है उसको वो एक खास तरह का मॉथ है, वो मॉथ होता है, वो इससे अंदर घुस जाता है, अंदर घुस के पॉलन के स्टिग्मा के कांटेक्ट में ले आएगा और पॉलिनेशन परफॉर्म कर देंगे। Once the pollination is done, this entire structure change into a fruit. पेटल वेटल वो सब झड़ जाएंगे। ये जो है वो अंदर गया है, अंदर जाके पॉलन वॉलन को उसके कांटेक्ट में ला रहा है, एट द सेम टाइम इट गोज एंड डिपॉजिट्स इटसेल्फ, दोबारा नहीं जाता पॉलन, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, फ्रूट, दिस एंटायर स्ट्रक्चर विल चेंज इनटू फ्रूट, यहाँ पे सीड्स बन जाएंगे मौत के, वो मौत के अंडों से जो है मौत के लार्वा के पाव करके मौत बन जाएंगे, और ये फ्रूट को खा लेते। हम किसी भी तरीके से पता नहीं कर सकते कि जो जो फिर हम खा रहे हैं उसके अंदर लार्वा कुछ आ रहे हैं कि these are the part of food। तो आप इसको देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये मौत दिख रहा है आपको, है ना,
और ये यहाँ पे इनके बच्चे दिख रहे हैं और ये इनके बीज दिख रहे हैं, ये पल्प दिख रहा है, ये सब खा गए। हाँ ठीक है, आपको वीडियो भी दिख जाएंगे इनके। और यार क्या और ये है और क्या, इनफैक्ट व्हाट एनी ऑर्गेनिज्म इज, वो तो प्रोटीन ही है, क्या फूड ही तो है, कार्बोहाइड्रेट। और क्यों बैक्टीरिया नहीं खाते क्या, हम दही नहीं खाते क्या? कोई मरे होते हो। ये भी प्रोटीन देगा। ये देखिए फिग में पॉलिनेशन वास्प से, या तुम ऐड वाले धीरे धीरे पूरे 15 मिनट का 15 सेकंड का ऐड दिखाने लग गए। ये देखो, ये फिग के अंदर घुसेगा। द लार्वा ऑफ द कौन सा वास्प है ये, हैव टू स्क्वीज थ्रू द मेल फीमेल। ये अपने अंडे छोड़े आते हैं अंदर, ये छोटे से छेद में से बाहर निकलेंगे इनके बच्चे। देखो ये बच्चे हैं सारे। ऐसा बन जाता है फिग। तो यहाँ जो छोटा सा छेद है ना इसका, बस वहीं से घुसते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, अपना अंडा वहां डिपॉजिट करते हैं और बाहर आ जाते हैं। अंजीर ऐसा ही होता है, सुखा करके उसको पिचका देते हैं। ये पका हुआ अंजीर है, वेरी टेस्टी। आ रहे थे क्या नाम से, चेन्नई से। तो उस दिन मालूम, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जो रस्सी में सूतली में डले हुए रहते हैं ना, वही। ठीक है, हाँ कुछ बोल रहे थे चट्टान जी। सर आपकी आवाज बीच बीच में अटक जा रही है, सर मतलब कम हो जा रही है। ओके, अभी मैंने फिग का एग्जांपल दिया जहाँ पे 1-on-1 रिलेशन है। फिग को जो है बिना मौत के पॉलिनेशन नहीं हो सकता, और मौत की जिंदगी बिना फिग के नहीं चल सकती। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अगर इनको अपनी जनरेशन को आगे लेके के जाना है। तो अगर जनरेशन को आगे ले जाना है तो प्लांट को सीड बनाने पड़ेंगे, तो सीड इससे ही बनेंगे, है ना। कहाँ गया है वो, ये जो एग्जांपल फ्लावर का बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, कौन से पेज पे, इसी पे, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये मौत रहेगा, मौत अंदर जाएगा तो इसमें सीड बनेंगे, और ये मौत अंदर जा करके अपना अंडों में यहाँ पर रखेंगे, तो प्लांट होगा, तो उसके मौत के बच्चे बने। तो दोनों की जिंदगी एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। प्लांट का सीड तब बनेगा जब ये मौत इसके अंदर जाएगा। मौत केवल अपना अंडे रखने जा रहा है वहां पे, इसके अंदर जाने से वहां पे देखिए ना, ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर है वो ऐसा क्लोज टाइप का फ्लावर है, इस तरह का फ्लावर मान लेता है। ये रिसेप्टेकल है इसका, ठीक है। अब ये फ्लावर का ओवरी इसके अंदर है, स्टिग्मा इन स्टाइल बाहर बाहर आ रहे हैं, ओवरी के अंदर है। इस ओवरी के साथ में यहाँ पे जो है नहीं, ओवरी स्टिग्मा स्टाइल भी बाहर नहीं आ रहा, ये दूसरा टाइप का रिलेशन। तो इसको भी हटाता हूँ। यहाँ पे क्या, दिस फ्लावर इज टोटली क्लोज्ड। हाँ ये देखिए जो अपन ने पढ़े थे ना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, इट इज समवट्स क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जो कभी खुलेगा ही नहीं। और यहाँ इनके मेल फ्लावर है, यहाँ इनके मेल फ्लावर है, और यहाँ इनके फीमेल फ्लावर है। सिर्फ सिर्फ एग्जाम्पल, ये इसके फीमेल फ्लावर है। जब ये मौत अंदर आता है, मौत को हम इस कलर में ले लेते हैं, जब ये मौत अंदर आ रहा है तो मौत घूमता रहता है, तो घूमता रहेगा तो इनके पॉलन जो है वो झड़ करके इनके कांटेक्ट में आ जाए।
वैसे तो पोलन ग्रेन मतलब मौत नहीं भी आएंगे तब भी पोलन गिरेंगे तो इन्हीं के ऊपर गिरेंगे, बट उनके चांसेस कम रहेंगे। मौत आता है तो एक स्टिरअप कर देता है इस पूरे प्रोसेस को, हिला देता है पूरी तरह से, घूमता फिरता है जब ना, तो जब वो मौत उधर घूम रहा है फिर रहा है तो क्या है, पॉलन इसके अंदर गिर जाते हैं, पॉलिनेशन परफॉर्म। एट द सेम टाइम मौत आकर के अपने अंडे यहाँ पर रख देगा। मौत के अंडे को हम कोई रेड कलर से बना देते हैं, रेड कलर अपन ने पहले यूज कर रखा है, पीले रंग से बना देते हैं। तो ये मतलब मान लीजिए मौत के अंडे हैं। उसके बाद मौत तो बाहर आ गया, चला गया, वो तो भूल जाता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, अंडों की देखभाल नहीं कर रहा वो। अब वो अंडे वहां पे सेफ कंडीशन में ले हो रहे हैं, वहां पे कोई और नहीं जा रहा, नोबडी विल हार्म देयर एग्स। वो अंडे वहां पे ग्रो कर रहे होंगे, ग्रो करने के बाद लार्वा वार्वा आ जाएंगे, पीपा आ जाएंगे, ये वाली स्टेज पे आ जाएंगे, तो ये आएंगे तो फिर इनको फूड चाहिए, तो वो क्या खा रहे हैं, वो इसी को खा रहे हैं, ये पल्प को खा लेंगे, ये सीड को खा लेंगे, तो कुछ खा लेंगे कुछ बेगा, और जब ये बच करके नीचे गिरेंगे, वो सीड नीचे गिरेंगे एंड देयर डिस्पर्सल विल टेक प्लेस। तो ये पॉलिनेशन एज वेल एज डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो इनको फायदा क्या हुआ, मौत को अपने अंडे रखने की सेफ जगह मिल गई। प्रोबेबली उसको नहीं तो कहीं पे जाकर के अपना नेस्ट बनाना होता। हम देखते हैं कि वो ततैया आते हैं, नेस्ट बनाते हैं, या कोई दूसरे होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं और फिर उसके अंदर रखते हैं, दे आर टू सेफगार्ड देयर एग्स। उनको सेफ्टी नेचर से ही मिल गई फिग प्लांट के। कितना सोचा होगा इन्होंने, कितना अच्छे से अपना तरीका डेवलप करा, कौन सा पहला फिग के अंदर गया होगा, पहला मौत उसने जाकर के ये टेक्निक डेवलप करी होगी, फिर उसने दूसरे मौत को समझाया होगा पे पागलों ऐसे मत करो, वहाँ पे बहुत सारे फिग उग रहे हैं, उसके अंदर घुस जाओ, वहां जाके अंडे दे के आ जाओ, है ना। तो जो भी है, देन जनरेशन आफ्टर जनरेशन द टेक्निक फॉलोड। ठीक है, तो ये उनका बेनिफिट हो गया, और फिग को ये बेनिफिट मिला कि इनके आने से पॉलिनेशन हो गया, इनके आने से जब फ्रूट को ये खा जाएंगे तो फ्रूट भी जो है ऐसा गल जाएगा, एंड देन जो बचे हुए सीड होंगे वो डिस्पर्स भी हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट है रिलेशनशिप। तो दो रिलेशनशिप हमने इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल से पढ़े हैं, उसको आप जरूर से ध्यान रख से पढ़ लेना। ये वन ऑन वन रिलेशन करके यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसलिए ये आप देख लेना। वन ऑन वन रिलेशन ये होते हैं जिनमें एक ही इंडिविजुअल जो होंगे उससे उनको बेनिफिट मिलेगा, और इनकी जिंदगी एक दूसरे के बिना चल नहीं सकती। देखिए टाइटल लिंक्ड विथ वन अनदर, ठीक है। तो ये वन ऑन वन रिलेशन है, वन टू वन रिलेशन। तो इसके बिना मतलब ये एक दूसरे के बिना ये चल नहीं सकते, है ना। तो ये चाहे वो फिग का एग्जांपल हो, चाहे वो ऑर्किड का एग्जांपल हो, ओफायरस का, ये ओफायरस यहाँ पे ओफायरस फ्लावर है ना, नाम नहीं दे रखा इसका, दिया ये रहा ओफायरस, ठीक है। सो ये ओफायरस का एग्जांपल है। तो ये जो है वो वन ऑन वन रिलेशन में जी रहे हैं। ऐसे ही अपन ने अगर चैप्टर 3 में था ना, चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 3 हाँ, प्लांट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में भी मैंने आपको दिया भी है, कोई याद भी नहीं है। यस सर, चैप्टर 2 में ही है। हाँ मैंने दिया है ये क्वेश्चन, और वहाँ पे आपने वो सारे पढ़े हैं, वो क्या कहते हैं, वो सबसे बड़ा वाला फ्लावर है सर अमोर्फिलस यूका एंड amorph- मॉथ का हाँ, रिलेशन ये था। तो ये जो है सारे उसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वन टू वन रिलेशन विद द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ wasp. It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. The female wasp uses the fruits only as an oviposition, है ना। फीमेल खा नहीं रही है उसको, वो केवल अपने अंडे को रख रही है वहां पे, है ना। इट इज साइड बट यूजेस टू डेवलपिंग एग सीड्स विद इन द फ्रूट्स फॉर नरिशमेंट। तो वो उनके बच्चे खाएंगे, वो फिग खुद भी नहीं खा रही, फिग तो वहां पे केवल अपने अंडे रखने गई है। तो ये मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो जाकर के अपना केवल अपना पेट भरने के लिए गई हो, ठीक है। The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for the suitable egg laying sites, ठीक है। wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying site। तो वो गई है घूमने के लिए, वो अपने अंडों को रखने के लिए सूटेबल जगह ढूंढ रही थी, उस चक्कर में वो जो है उनके मेल एंड फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आती है एंड पॉलिनेशन कर देती है इनवेरिएबली, उसको नहीं पता है। इन रिटर्न द फेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर द wasp, फिग क्या दे रहा है wasp को, सम ऑफ द डेवलपिंग सीड एंड एज फूड फॉर डेवलपिंग wasp larvae। तो ये एक दूसरे के लिए बेनिफिट हो गया। Orchid showing bewildering diversity of the flowering pattern.
many of which have evolved to attract the right pollinator insect. वो खास तरह का पॉलिनेटर, वो कैसे उसने चूज किया खास तरह का पॉलिनेटर? क्योंकि उसने अपने फ्लावर को इस तरह से अडेप्ट कर लिया, इस तरह का डिजाइन कर लिया, इस तरह का पैटर्न बना लिया कि उसमें खास तरह के बम्बल बी या खास तरह का इंसेक्ट ही जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज वो फ्लावर कुछ इस तरह का दिख रहा होता है कि वो जो बम्बल बीज होती हैं या बीज होती हैं वो सोचती है उनकी फीमेल पार्टनर वहां पे बैठी है, सो दीज मेल जो है वो वहां जाएंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कौन से वाले बम्बल बीज जाएंगे? दे विल बी मेल ओनली, क्योंकि मेल ये सोच के जाते हैं कि फीमेल इज देयर, फीमेल नहीं जा रही है वहां पे, मेल है करके। ठीक है, तो ये देखिए, ऑर्किड शो bewildering diversity of the floral pattern, many of which may evolve to attract right pollinator insect, that is the bees or bumblebees, to ensure guaranteed pollination. ठीक है, कैसे करा है इन्होंने? Not all orchids offer reward. The Mediterranean orchid Ophrys employs sexual deceit. Sexual deceit मतलब ये बेवकूफ बनाने वाला तरीका है ना। उनको कोई नेक्टर नहीं दे रही है, उनको कोई दूसरा एडवांटेज नहीं दे रही है, वो उनको ऐसा बेवकूफ बना रही है कि भाई तुम्हारी फीमेल यहाँ बैठी है, आ जाओ। वो अननोइंगली वो वहां पे जा रहे होते हैं एंड दे सूडो कॉपुलेट, वो उसके साथ में मतलब जाकर के ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उनके साथ में सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हो, जबकि वहां पे कोई फीमेल होती ही नहीं है। इट इज वन ऑफ देयर पेटल व्हिच इज टर्न्ड ऑफ दैट शेप, है ना। तो ये इस तरह का बेवकूफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हमने कहा सेक्सुअल डिसीट। ये वर्ड भी याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय सेक्सुअल डिसीट, गिव वन एग्जांपल, तो आपको यही एग्जांपल कोट करना है वहां। ओके, टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द स्पीशीज ऑफ बीज और बम्बल बी जो भी है। वन पेटल ऑफ द फ्लावर, यहाँ दिखाया है कैसे हो रहा है। वन पेटल ऑफ द फ्लावर bears an uncanny resemblance with the female of the bee in size, color and marking. उसका शेप, साइज, सब कुछ कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल जैसा हो जाएगा। सारे देखो जाते हैं वहां पे ये सोच के कि वहां पर ऑफायरस प्लांट को हम देख सकते हैं। इसको अनशेयर करता हूँ और हम शेयर करते हैं ऑफायरस। ठीक है, अब ये वाला आप देख लीजिए, आपने ये फ्लावर डेफिनेटली देखा होगा अपने स्कूल में, तो बहुत सारे हैं, है ना। अब मैं उसको भी दिखा देता हूँ। क्या जी? ये इनमें से ये फ्लावर अभी सीजनल है, अभी उगाएंगे अपने स्कूल में, अभी ग्रो करेंगे। हाँ, बहुत सारी वेराइटीज हैं। यू माइट हैव सीन दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स, दिस टाइप ऑफ फ्लावर, दिस टाइप ऑफ फ्लावर। देखो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये फीमेल, ये कोई इंसेक्ट ही बैठा है यहाँ पे। हम ही बेवकूफ हो जाते हैं इसको देख के, है ना। हमको ऐसा लगेगा कोई इंसेक्ट बैठ, पर ये इंसेक्ट नहीं, उनका पेटल ही कुछ ऐसा शेप ले लेता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ऐसा लगेगा जब बम्बल भी बैठी है, तो बेचारी बम्बल भी वहां चल जाती है, देखो। तो ये केवल वही वाला इंसेक्ट जिसका शेप इस जैसा होगा वही जाएगा वहां, जिसका कलर, उसका शेप इस तरह का होगा वही जाएगा, दूसरे नहीं जाएंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए, यू सी द वाइड bewildering varieties of this sea. ऐसा लग रहा है खूब सारे इंसेक्ट बैठे हैं, सी द फ्लावर्स। तो नेचर के पास कितनी सारी चीजें हैं, देखो। अब ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब इवॉल्व हुए होंगे, इट मे बी बाय मिस्टेक। ये देखो, वन मतलब हम जैसे ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इंसेक्ट है कि क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्ड है। तो ऑल दीज आर डिफरेंट एग्जांपल। हमको ऑफायरस, ये सब मतलब जीनस ऑफायरस के प्लांट हैं सारे के सारे। ओके, ऑर्किड्स कई सारे एग्जांपल्स पढ़े, यू माइट हैव सीन देम। और ये ठंडी जगहों के प्लांट है, तो इसलिए अपने यहाँ पे ठंडाई में, दैट इज अभी थोड़ी दिनों बाद में जब सर्दियों का मौसम आ जाएगा तब स्कूल में बोए जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सी देम। ओके, सो ये हो गया। सूडो कॉपुलेट का मतलब क्या है कि वहां कोई मेल तो है ही नहीं, फीमेल तो है ही नहीं,
और मेल जाकर के उसके साथ में ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो उसके साथ पॉपुलेशन कर रहा है, तो इसलिए हम इसको सूडो कहेंगे। सूडो का मतलब होता है झूठा, है ना। तो झूठ मूठ के कॉपुलेशन, झूठ मूठ का जैसे क्या कहते हैं रिलेशन उसके साथ में बना रहा है, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पे। देर इज नो फीमेल स्पीशीज देयर, है ना, इंडिविजुअल देयर। तो इसलिए हम इसको सूडो कॉपुलेशन कहेंगे विद द फ्लावर। ड्यूरिंग द process is dusted the pollen from the flower, and when the same bee pseudo copulate with another flower, तो वहाँ पे pollen transfer कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना। Here you can see that how co-evolution operates, है ना। co-evolution मतलब क्या, अगर तो फ्लावर के शेप में जरा सा भी चेंज आ जाएगा तो वो पॉलिनेटर कभी नहीं जाएगा। ये रिवॉर्ड तो दे ही नहीं रहा उसको, ये उसको पॉलन तो दे ही नहीं रहा, कोई नेक्टर तो दे ही नहीं रहा कि वो नेक्टर या पॉलन के चक्कर में वहां जाए। तो अपना शेप ऐसा बना लिया तो वो वहां चल जाते हैं। जैसे हम नहीं होते, मतलब आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं वो चिड़िया पकड़ने के लिए ऐसा चुग्गा उग्गा डाल देते हैं, सब क्रिएट कंडीशन ऐसे क्रिएट कर रहे हैं जैसे वो उसको बेनिफिट देने जा रहे हैं, और जैसे बर्ड वहां जाती है फट से और डोरी खींच लेते हैं, बेचारी चिड़िया उसके अंदर बंद हो जाती है। ये भी तो कुछ समवॉट सेम टाइप का है, मतलब उसको वो बेनिफिट दिखा रहा है लेकिन वहां कोई बेनिफिट है नहीं, है ना। So if the female bee color pattern changes even slightly due to any reason or during evolution, the pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolate. तो अगर तो बी का शेप चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, तो वो भी नहीं जाएगा वहां पे, क्योंकि फ्लावर का उस हिसाब से चेंज नहीं। और अगर फ्लावर में चेंज हो गया और बी में नहीं, भी उसको पॉलिनेशन नहीं होगा। तो दे हैव टू बी वन ऑन वन, उनको उसी शेप का रहना जरूरी है। तो दैट इज वाई ये हमने इसको वन ऑन वन टाइप का रिलेशन बोला है। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। टिपिकल थिंग डू द क्वेश्चन आंसर, हमको कई बार बुक देख विजुअलिज्म के इतने सारे एग्जाम्पल हैं और क्या। हाँ, किसका, ये वाले का नहीं, ऑफायरस का, तो ये तो पॉलिनेशन कर रहा है ना। ये तो चीटर है, ये तो चीटर है। ओके, हाउ इज डायपर्स डिफरेंट फ्रॉम हाइबरनेशन। डायपर्स जो होती हैं वो माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन के अंदर मिलेगा, फाइटोप्लैंक्टन या ज़ूप्लैंक्टन के अंदर। और हाइबरनेशन जो है हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, मे बी रेप्टाइल्स, मे बी मैमल्स एंड ऑल, है ना। तो हाइबरनेशन के अंदर वो सर्दी से बचने के लिए जो है वो जमीन के अंदर चल जाते हैं। और डायपर्स में क्या होता है, ये पानी में रहने वाले एक्वेटिक माइक्रो और फाइटोप्लैंक्टन से वो थोड़ा सा नीचे चल जाते हैं बस, ठीक है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को चेंज मतलब कि मार से बचने के लिए। If a marine fish is placed in the freshwater aquarium, what will the fish be able to survive? Why or why not? So it will not survive. Why it will not survive? Reason is क्योंकि जो पानी में रहने वाली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैराइन फिश को अपन ने फ्रेश वाटर में रखा ना, तो फ्रेश वाटर के अंदर क्या है, द आउटसाइड वाटर का परसेंटेज जो है वो 99.8 या 99.5% होगा। से फॉर एग्जांपल 99.8% है, और फिश के अंदर बॉडी का वाटर का परसेंटेज जो है से फॉर एग्जांपल वो 70% है। तो वाटर विल कीप एंटरिंग इन इट्स बॉडी, चारों तरफ से पानी उसकी बॉडी के अंदर जाता जाएगा ना। एक्सेस पानी को निकालने के लिए उसको जो है अपना किडनी को डेवलप करना पड़ेगा, मतलब किडनी को इस तरह से मतलब बिल्कुल वीक, मतलब ज्यादा डेवलप किडनी नहीं चाहिए उसको हेनलीस लोग ज्यादा डेवलप नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, हाइपोटोनिक यूरिन निकालो। लेकिन ये फिश जो सी फिश के अंदर उल्टा कंडीशन है। सी फिश के अंदर आउटसाइड द वाटर कंडीशन इज समवेयर अबाउट 30%, 30 to 35%, और बॉडी के अंदर 30% वाटर है। सो वहां पे क्या हो रहा, अंदर का पानी बाहर आ रहा था, तो उसको ओवरकम करने के लिए दे हैड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। तो वहां उनकी किडनी जो है वो पानी सेव करने वाली थी, यहाँ इनकी पानी, इनकी मतलब फ्रेश वाटर में पानी निकालने वाली थी। वाटर, द फिश शुड एबिलिटी टू एलिमिनेट एक्सेस वाटर। सी वाटर के अंदर क्या है, फिश ऐसी होनी चाहिए विच शुड कंजर्व द वाटर की फिश को यहाँ लिया है तो वो तो वाटर कंजर्विंग है, और पानी पहले ही ज्यादा आ रहा है अंदर, अब उसको भी कंजर्व कर लेगी तो फिर इसकी बॉडी के अंदर पानी काफी सारा हो जाएगा, एंड इट विल बी अ ट्रबल फॉर इट। नाउ डिफाइन
फिनोटाइपिक एडेप्टेशन ऐसे एडेप्टेशन होते हैं बॉडी के अंदर साइज में कहीं भी चेंज हुआ और आपको चेंज आ तो हमने सेरोफाइट्स के अंदर पढ़ा जिसके अंदर जो लीव्स थे दैट इज इन स्पाइन्स है ना, और जो थे वो संकन है ना, और इसके अंदर हमने पढ़ा है कि उनकी लीव्स जो है स्पॉन्जी हो गई। क्या है आपके बुक में? The most living organisms can have temperature of 50 to 45 degrees। पूरा माइक्रोब्स कौन से माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं? थर्मो एसिडोफिल्स की बात कर रहे हैं। थर्मो एसिडोफिल्स ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनमें हाई टेम्परेचर और मतलब अराउंड टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। इट इज बिकॉज दे हैव गॉट स्पेशल एंजाइम्स होते हैं एक्शन टेम्परेचर। और इस एंजाइम के बारे में 13 चैप्टर में नहीं 13 चैप्टर तो यही है 12 चैप्टर में है ना। 12 चैप्टर में वो ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि सो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं, वो डीनेचर नहीं होते हैं। जबकि हम जानते हैं कि एंजाइम जनरली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन जो होते हैं दे आर हीट सेंसिटिव। ठीक है, लिस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पॉपुलेशन है बट नॉट द इंडिविजुअल। तो हमने पढ़ा पॉपुलेशन में बर्थ रेट होती है न कि बर्थ डेट होती है। ठीक है, जबकि इंडिविजुअल की बर्थ डेट होगी और इंडिविजुअल की डेथ डेट होगी, जबकि बर्थ पॉपुलेशन की डेथ रेट होगी, है ना। और ऐसे ही हमने वहां पे पढ़ा था कि वहाँ क्या कहते हैं सेक्स रेशियो होगा पॉपुलेशन का, जबकि हमने पढ़ा है इंडिविजुअल का स्पेसिफिक सेक्स होगा। ठीक है, okay, if the population growing exponentially double in size in 3 years, what is the intrinsic rate of R? तो इसका कोई हमारी बुक के अंदर कोई तरीका नहीं दिखा रखा है, लेकिन हम यहाँ पे इसको जो है R = 3 मानते हैं, है ना। हमको कोई यहाँ पे तरीका नहीं दिखा रखा है कि भाई वो किस हिसाब से आएगा। Now, name important defense mechanism that plant have against herbivory। प्लांट को कोई दूसरा खा नहीं जाए उसके लिए क्या है, उसमें स्पाइन्स मिलेंगे। ठीक है, वो कुछ खास तरह के केमिकल सीक्रेट कर सकते हैं which may make the herbivore sick। जैसे टबैको है, उसको टबैको को कोई जानवर नहीं खाता बिकॉज खाने के बाद उनको जो है वो सिकनेस से फील होती है, उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, एंड ऑल। ऐसे प्याज है, वो खास तरह की स्मेल प्रोड्यूस करता है तो कोई एनिमल उसके आसपास नहीं आता है। ऐसे अरवी है, वो खाने के बाद में जानवरों को कोई खुजली टाइप की कुछ चीजें होती हैं। तो ये कुछ इनके मैकेनिज्म है जिनके देखते उनके के कारण कोई जानवर उनको खाता नहीं, है ना। तो ये उनका एक प्रोटेक्शन या डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, orchid plant growing on the branch of mango, how do you describe this interaction? तो इसमें एक को तो बेनिफिट हो रहा है, ऑर्किड को तो फायदा मिल रहा है कि उसको प्रोटेक्शन मिल गया, उसको ऊंची जगह पे जीने का वो मिल गया, कोई जानवर उसको ब्राउज नहीं करेगा। एंड मैंगो ट्री को क्या फायदा मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये कोई उससे न्यूट्रिशन तो ड्रॉ नहीं कर रहा है, तो पैरासाइट तो नहीं है। वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, उनकी रूट्स हाइग्रोस्कोपिक होती है, हवा के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है एपीफाइट्स की। तो इसको कैसे कहेंगे? इसको कॉमेंसलिज्म कहेंगे। इसमें वन इज बेनिफिटेड बट अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर बी हार्म। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग द पेस्ट? तो हमने इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहा था। यहाँ पे हमने कहा था कि हम इसको कंपटीशन करेंगे। ठीक है, कि जो इंसेक्ट है उसको फीड करने वाली जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको उनके साथ में कल्चर करते हैं। तो उससे क्या होगा, दे विल बी कंपीटिंग विथ वन अनदर, और उससे क्या उनके नंबर जो है वो मैनेजेबल लेवल पे रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप टोटली खत्म हो जाओ, क्योंकि ये चीज अपन ने चैप्टर 10 में भी पढ़ी थी। वहां हमने कहा था एलिमिनेशन और क्या कहते हैं, एलिमिनेशन ऑफ इंसेक्ट और पेस्ट इज नॉट डिजायरेबल। हम नहीं चाहते हैं कि वो स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए, बट वो हमारे प्लांट्स को नुकसान नहीं करे। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है, 10% तो नुकसान हम मान के ही चलते हैं। और किसान तो वेरी जनरस होते हैं बेचारे। आप किसी खेत के साइड से जा रहे हैं और आपको इच्छा हुई तो जाकर के आप बाली तोड़ लोगे या 4 मटर तोड़ लोगे, तो कोई किसान रोकने नहीं आ रहा, आपको कोई डंडा मारने नहीं आ रहा है। ठीक है, और मैंने एक बहुत बढ़िया स्टेटस पढ़ा था किसी का, बोले कि
गन्ने के खेत में जा करके एक गन्ने का खेत, एक गन्ना जो है वो करीब 13 रुपए का होता है ना, उसकी कॉस्ट के हिसाब से। उन्होंने कहा कि अगर गन्ने की खेत के किनारे जाते हैं आदमी, कई बार गन्ने तोड़ के ले जाते हैं, चूसने लग जाते हैं, कोई किसान रोकता नहीं है, कोई मार नहीं रहा, डरता। लेकिन आप कोई दुकान पे जाके एक माचिस उठा लो जिसकी कॉस्ट में भी 1 रुपये और मे बी 5 रुपये जो भी है, लेकिन वो आपको उसके लिए ऑल पॉसिबल थिंग्स सुना देगा। एक गुटके की पुड़िया उड़ा लो जो कि मे बी सब 2 रुपए की होगी, लेकिन उसके लिए वो ऑल पॉसिबल थिंग्स आपको बोल देगा। तो दैट इज द टॉल। तो मेरा खैर वहाँ ये तो एक्स्ट्रा बात थी अपने यहाँ, कहाँ पे क्या कह रहे थे, दैट इज कहाँ से लाया था मैं एग्जाम्पल, हाँ वो इंसेक्ट्स को, मतलब अगर वो उसको खा रहा है 10% नुकसान कर रहा है तो उसके लिए कोई किसान को कोई वो नहीं है, पिंच नहीं है, ठीक है। बट अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उसको काफी नुकसान कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मच्छर हो जाए, हमारा खून चूस रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ज्यादा होकर हमको डेंगू कर दें तो दिक्कत है। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या होती है, कौन सी वाली स्लीप? हाइबरनेशन विंटर स्लीप है, तो एस्टिवेशन इज समर स्लीप। एक्टोथर्मस एंड एंडोथर्मस। एक्टोथर्मस जो होते हैं वो जो बॉडी टेम्परेचर मैनेज नहीं कर सकते, जिसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के बॉडी टेम्परेचर के साथ नहीं चल, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता है ना। एक्टोथर्मस को आप ये लिखिए, जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। एंडोथर्मस वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये वार्म ब्लडेड है, ये बर्ड आपने पढ़ा हुआ है, वार्म ब्लडेड। और एक्टोथर्मस जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड है। अब कोल्ड ब्लडेड हम जनरल टर्म में हम बोलते हैं कि जो ठंडा खून है, मतलब लड़ते झगड़ते नहीं है, उससे मतलब नहीं है। कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं? जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, नो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो सारे मैमल्स एंड बर्ड्स इसमें आएंगे। बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये रेगुलेटर्स हो गए, ये कन्फर्मर्स हो गए, ठीक है। ये क्या है? कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स कौन से होते हैं? जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, अपनी बॉडी की कंडीशन को एनवायरनमेंट की कंडीशन के हिसाब से कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, कन्फर्मर्स। और ये कौन है? रेगुलेटर्स। ये बॉडी की टेम्परेचर को, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, अपनी बॉडी को रेगुलेट कर देते हैं, लेटर्स। ओके, तो ये हो गया ना। राइट ए शॉर्ट नोट एंड अडेप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेजर्ट प्लांट्स में क्या क्या अडेप्टेशन मिल रहे हैं हमने पढ़े। डीप रूट्स होती है, ठीक है। संकन स्टोमेटा होते हैं, क्यूटिकल की थिक लेयर मिलती है। लीव्स जो होती हैं वो जनरली थॉर्न्स में चेंज हो जाते हैं, और स्टेम जो होते हैं वो फ्लैशी हो जाते हैं, सेकुलेंट हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल के अंदर क्या मिलेंगे? कैमल का एग्जांपल अपने सामने लिया आओ, है ना। बहुत मजेदार सिचुएशन थी जब मैं इस बार प्रैक्टिकल लेने गया था इन वन ऑफ द स्कूल, और मैंने बच्चों से यही पूछा, चलो कैमल के अडेप्टेशन बता दो। मैंने कहा ये तो यार आप राजस्थान में हो तो कम से कम कैमल का तो आप अडेप्टेशन, वो भी नहीं पता है, बोलना पड़ेगा। अच्छा उनका पैर कैसा होता है? सर वो पैडेड फूड होता है। मैंने कहा उसका क्या फायदा? फिर वो चुप। मैंने कहा वो जमीन में धंस जाएगा कि नहीं? आपके मोटे टायर की साइकिल क्यों आती है? कि सर वो रेत में धंसती नहीं है। तो मैंने कहा कैमल का, हाँ सर। कि ऊंची गर्दन ऊंची क्यों होती है? वो ऐसा सोच रहा है क्यों? मैंने कहा डिजाइन के लिए नहीं है, वो ऊंचे पत्ते जो होते हैं, नीचे घास तो मिलेगी नहीं, है ना। तो वो कान छोटे क्यों होते हैं, आंखें आईलैशेस बड़ी क्यों होती है, हम्प क्यों होता है, ये सारे उसके अडेप्टेशन है। और थिक यूरिन निकालेंगे, है ना। पानी का एलिमिनेशन, कम से कम बॉडी टेम्परेचर उनका जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक वेरी करता है। कन्फर्मर है, ठीक है, पार्टली रेगुलेटर है। तक तो रेगुलेट कर लेते हैं, उसके बाद वो कंफर्म करने लग जाते हैं के साथ, हमको ज्यादा पसीना आना नहीं बहाना पड़े, ठीक है। पसीना बहाएंगे तो क्या होगा? वाटर का लॉस होगा। ये सारे अडेप्टेशन हो गए कैमल के। अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स इन द वाटर स्केरी रीजन, डेजर्ट प्लांट, वही तो ऊपर वाले हो गए, उनसे नई बात है ना। बिहेवियरल अडेप्टेशन इन द एनिमल्स, तो बिहेवियरल अडेप्टेशन इन एनिमल में क्या, कुछ टर्नल हो जाते हैं दिन की गर्मी को बचाने के लिए, कुछ माइग्रेट कर जाती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को बचाने के लिए, कुछ और कौन सा बिहेवियर आएगा? बिहेवियर में तो यही है, दो एग्जांपल्स है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइट टू द प्लांट, ये भी कुछ बोलना। फोटोसिंथेसिस टोटली डिपेंडिंग ऑन द लाइट, germination इज डिपेंडिंग ऑन लाइट,
पैटर्न ऑफ द इज डिपेंडिंग ऑन लाइट। तो आपने देखा कि कुछ प्लांट सीजनल होते हैं, इन द विंटर्स व्हेन द डे लेंथ इज शॉर्ट एंड द नाइट लेंथ इज लॉन्ग। नाइट लेंथ से कुछ लेना ही नहीं, हम तो डे लेंथ से बोल रहे हैं। लाइट इट इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द डे लेंथ। कुछ होते हैं जो समर, तो उनके लिए जब दिन लंबे हो जाते हैं, 13-14 घंटे तक धूप रहती है, तब वो फ्लावर है ना, जैसे तरबूज जो भी अभी आपने खाए हैं कुछ दिनों पहले। Temperature on the water scarcity and adaptation of the animals. Effect of temperature. ये तो 1 घंटे से भी बड़ी क्लास होगी, जूम बंद ही नहीं हो रहा है। Effect of temperature and water scarcity and adaptation of animals. क्या क्या देखने को मिल रहा होगा आपको? अडेप्टेशन एंड एनिमल इन द डेजर्ट प्लांट, तो वो अभी तो मैंने बताया है कैमल के अंदर। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछ लो आप अलग अलग तरीके से, ठीक है। लिस्ट द वेरियस अबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर, तो हमने 4 पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर। शुरुआत हमने टेम्परेचर पढ़ा था, हमने वाटर पढ़ा था, सॉइल पढ़ा था और लाइट पढ़ा था। गिव एन एग्जांपल फॉर एन एंडोथर्मिक एनिमल। वी ह्यूमन बीइंग खुद है। एक्टोथर्मिक रेप्टाइल, स्नेक, क्रोकोडाइल, कुछ भी ले लीजिए, इंसेक्ट ले लीजिए। एन ऑर्गेनिज्म एट द बेंथिक जोन, जो समुद्र में नीचे मिले, पानी के अंदर बिल्कुल बॉटम में मिले। कोई जानवर आपको ऐसा पता है? स्टारफिश। स्टारफिश बेंथिक होती है, बॉटम में मिलती है और ना सड़ी गली चीजें खाती है। डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ऑक्टोपस नहीं, वो तो स्क्विड, वो तो तैरते हैं, वो सब तैरते हुए मिलेंगे आप। जेलीफिश देखिए, स्टारफिश। सर एंगलर फिश। कौन सी? वो होती है अपने सर कैटफिश एंगलर देखा फिश। हो। अब ऐसे तो मैं कैसे बताऊं? हाँ हाँ, तो जितने भी बेंथिक होंगे ना, उनका मुंह नीचे की तरफ होगा, ठीक है। उनको नीचे बॉटम की चीजें खानी है, और जो ऊपर ही ऊपर रहती है उनका मुंह ऊपर की तरफ, यहाँ से खा ले। और जो बीच में रहती है उनका मुंह सामने रहेगा, तो वो कुछ भी खा सकती है। ये इनका जनरल पहचान है। तो स्टारफिश और इकोनोडर्मिस में हमने पढ़ा कि उनका मुंह नीचे रहता है ना, ऊपर रहता है। ओके ओके, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव एन एग्जांपल। कॉमेंसलिज्म, जिसमें एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी ऑर्किड का एग्जांपल पढ़ा है ना, वो जो कौन सा वाला, ये वाला नहीं, ऑफायरस नहीं, एक ऑर्किड जो मैंगो ट्री के ऊपर मिल रहा था। पैरासाइट, आप जानते हैं नंबर ऑफ पैरासाइट। कैमोफ्लेज, जहाँ बॉडी कलर जो है सराउंडिंग से मर्ज हो जाता है। हमने पैरेट्स का एग्जांपल देखा, हमने लायन, टाइगर, स्पैरो, मैंने ज्यादातर मैंने कहा था करीब करीब सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैमोफ्लेज होते हैं। अब कोई ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम फ्रॉग एंड कैलोटिस के एग्जांपल दें, गिरगिट का या कैमिलियन का ही एग्जांपल दें, ये जरूरी नहीं है ना। म्यूचुअलिज्म, जहाँ दोनों बेनिफिट कर रहे हैं, चाहे वो राइजोबियम एंड लेग्यूम्स हो, चाहे वो माइकोराइजा के केस के अंदर हायर प्लांट्स की रूट एंड फंगाई हो, चाहे वो लाइकेन के केस के अंदर फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया हो ना, वहां साथ दोनों एक दूसरे को फायदे दे रहे हैं। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, जहाँ 2 स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं कंपटीशन, है ना। तो वहां पे अपने इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन के कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं मुझे। सेम रिक्वायरमेंट हो, जैसे क्या कहते हैं, सेम रिक्वायर, जैसे हमने वहां पे है नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। चिड़िया का किसके साथ में कंपटीशन हो रहा है? दूसरी चिड़िया से कंपटीशन हो सकता है, सही है ना। और नहीं तो अपन ने जो फेमस एग्जांपल्स पढ़े हैं, जैसे वो गैलापागोस आइलैंड में टॉर्टोइस था और गोट थी, है ना, वो था। नाउ विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक कौन सा वाला? जो सिग्मोइड वाला था, है ना, सिग्मोइड वाला, ऐसा वाला, जहाँ वो क्या कहते हैं, जो कैरिंग कैपेसिटी के आसपास चल जाता है ये। तो यहाँ पे लैग फेज से धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, यहाँ एक्सपोनेंशियल फेज है, तेजी से ग्रोथ करेगा और फिर यहाँ करके वो स्टेशनरी हो जाएगा। Now select the statement which explain the best parasite. One organism is benefit, ठीक है, both organisms are benefited, गलत है। One organism is benefited, other is not affected, wrong है। One organism benefit, other is affected, ये सही है सबसे। List any 3 important characteristic of a population and explain.
को इनको बताना है बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, सेक्स रेशो, है ना, और क्या कहते हैं ग्रोथ पैटर्न, उनमें से कोई भी 3 चीजों को समझाना है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो कल की क्लास आ सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि आप अपने टेस्ट की तैयारी करो और मैं पेपर बना, जो आप कहेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो कल छुट्टी, फिर परसों टेस्ट, फिर परसों छुट्टी, फिर थर्सडे को छुट्टी। टेस्ट रहेगा ना, छुट्टी तो क्या है, टेस्ट रहेगा, टेस्ट रहेगा ना। तो है सैटरडे को टेस्ट है, थर्सडे एंड सैटरडे। अच्छा अभी आप पहले कल परसों वाला तो दो, तो कल आप टेस्ट की तैयारी करो, कल आप टेस्ट की तैयारी करो। 5 बजे डाल देना, तो संडे को कैसे ठीक है। 7 बजे कोचिंग जाना, तो मैं जल्दी हो नहीं पाता। ठीक है, 5 बजे टेस्ट पेपर है, कभी भी करना जब मैं तो पेपर डाल दूंगा। ओके, गुड डे, चल रहा है। ओके।